और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां सुशीला तिवारी अस्पताल की व्यवस्थाएं एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार आईसीयू यूनिट में चींटी और अस्पतालों के अंदर बंदरों का आतंक है, जिससे मरीज और तीमारदार बेहद परेशान हैं। वहीं संबंधित मामले में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने प्राचार्य एसटीएच को व्यवस्थाओं के दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि स्वच्छता और मरीज को तीमारदारी की व्यवस्था को यदि प्रशासन द्वारा ठीक नहीं किया जाएगा तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्राचार्य एसटीएच से बात हुई थी और उन्हें कहा गया है कि अस्पताल में रोगी होते हैं, तीमारदार होते हैं, तो जो उसकी सुरक्षा है, रखरखाव है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, वो सब मानक के अनुसार इंश्योर हों और जो रोगी हैं उनको यथोचित जो उपचार है वो समय से मिले। ये तो जान से खिलवाड़ है सर कि चींटियाँ घूम रही हैं अंदर, बाहर बंदर भी घूम रहे हैं, बताइए। नहीं, उनके लिए जो उनकी मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है उनको हिदायत देने को कहा है, अगर नहीं करते हैं तो फिर और अब खबर बागेश्वर से है, जहां जनपद की काफली गैर तहसील अंतर्गत जिरौली स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी जनपद का एक बड़ा मात्र सबसे बड़ा उद्योग है, जो कि कई माह से बंद है। कर्मचारियों ने वेतन और फैक्ट्री पुनः संचालन की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 14 महीने से वेतन और दीपावली बोनस नहीं मिला है। पिछले जनवरी में खनन गतिविधियों पर कोच की रोक लगने के बाद से फैक्ट्री ठप है। कर्मचारियों ने बताया कि डीएम के निर्देशों के बावजूद प्रबंधन ने अब तक केवल 1 माह का वेतन दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। की निकाय 2025 को वार्ता के दौरान प्रबंधक वर्ग और डीएम साहब के द्वारा से वार्ता हुई थी जनप्रतिनिधियों और हम कामगारों के समक्ष कि आपको 15 महीने का वेतन मिलेगा जल्द 25 तारीख तक, जो कि 25 तारीख तक कुछ ही आदमियों को कुल 2024 सितंबर की ही तनख्वाह मिली है। सर अभी आज तक हम 5 लोग कर्मी अनशन में बैठे हैं, तो ये कर्मी अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, और उसके बाद अगर शासन प्रशासन अनसुनी करे तो ये कार्मिक अनशन आमरण अनशन में भी चेंज हो सकता है। उद्योग हित, वर्कर हित और इलाके के हित के लिए एकमात्र उद्योग कुमाऊं का अल्मोड़ा मैग्नेसाइट जिरौली है। पिछले महीने 3 तारीख को इसमें डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी और मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई थी। इसमें कंपनी के द्वारा ये तय किया गया था कि हम 2 महीने की जो वर्कर्स की सैलरी 25 तारीख तक हम उपलब्ध करा देंगे और ऑफिसर्स की 1 महीने तक जो मैग्नेसाइट में काम करते हैं। अभी तक जो सूचना उनके द्वारा दी गई है कि उनके द्वारा अभी, क्योंकि जितना उनके पास सेल हो रहा है मेटेरियल और जितनी धनराशि उनके पास आते जा रहा है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए 40 दिन का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। 2 पहिया और चौपहिया वाहन मालिकों को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना अब अनिवार्य होगा। विभाग का कहना है कि चालान से लेकर बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र तक सभी प्रक्रियाएं अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी हैं। ऐसे में नंबर अपडेट न होने पर वाहन मालिकों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वाहन अपना रजिस्टर कराते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उस समय हमारा मोबाइल नंबर कुछ और रहता है या हम किसी और के मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं। तो उससे अब जो समस्या ये आ रही है कि अब हमारे जो भी सारी प्रक्रिया है उन पे हर प्रक्रिया पे एक ओटीपी जाता है, चाहे वो चालान की प्रक्रिया हो, चाहे वो आप वाहन में ही कुछ करवा रहे हो, ट्रांसफर करा रहे हो या किसी भी तरह की उसकी वैलिडिटी बढ़वा रहे हो या डीएल के आप रिन्यूअल करा रहे हो, तो हर चीज में एक ओटीपी आपके फोन नंबर पे जाता है। आगे बढ़ते खबरों में, कोटद्वार के कण्वाश्रम में चल रहे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने हिस्सा लिया। 23 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित हो रहे इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हिस्सा लेना था, लेकिन ज्यादा व्यस्तता के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। उधर दूसरी ओर कार्यक्रम में भाग लेते हुए डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि योग और आयुर्वेद का भारत पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार कर रहा है, जिसका करोड़ों लोगों को लाभ भी मिल रहा है।
तो ये बहुत ही पवित्र जगह है। वैसी सारी की सारा उत्तराखंड जो देवी भूमि है, यहाँ पता नहीं कितने ऋषियों ने, कितने मुनियों ने इस बात की तपस्या की है। वे स्वामी जी महाराज जैन सरस्वती जी ने जो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय योग और आयुर्वेद का जो यहाँ पर 1 हफ्ते का जो ये शिविर रखा, ये वास्तव में देश और विदेश के जितने लोग यहाँ पर जो आए हैं उनको निश्चित रूप से योग और अध्यात्म में बहुत उसका जो फायदा होगा। योग और अध्यात्म में एक ही चीज है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी गोलापार में शिफ्ट करने की चर्चाओं के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के द्वारा अपने कार्यालय के लिए गोलापार में खरीदी गई 2000 स्क्वायर फीट की भूमि को एक प्रस्ताव पास कर उसे बेचे जाने के प्रस्ताव को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की गई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने उस प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड से 4 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है। साथ में कोर्ट ने उस शपथ पत्र पर प्रति शपथ पत्र देने के आदेश याचिकाकर्ताओं को दिए हैं। ये हाई कोर्ट शिफ्टिंग का मामला चल रहा है बहुत समय से कि नैनीताल की जगह हल्द्वानी शिफ्ट किया जाए। गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और लॉ मिनिस्ट्री ने भी इस पर सहमति भी दे चुका है। लेकिन ये मैटर डिवीजन बेंच के द्वारा यहाँ एक ऑर्डर पास कर दिया गया, जिसकी वजह से वो नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है जो पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उस ऑर्डर को स्टे कर रखा। आगे बढ़ते खबरों में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास पर गन्ना किसानों से मिले थे। उन्होंने इस दौरान उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया और साथ ही उन्होंने गन्ने का लुत्फ भी उठाया। वहीं इस पोस्ट पर हरीश रावत ने चुटकी ली है और साथ ही मौन व्रत भी रखा है। हरीश रावत ने कहा कि भगवान हमारे राज्य के किसान परेशान हैं। पहाड़ों के किसान सरकार की नीतिगत कमजोरियों से, और जो मैदान का किसान है वो अपने परिश्रम से जो उगा रहा है उसका उचित खरीद मूल्य नहीं मिल पा रहा। गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिलों में दे रहे हैं मगर उनको पुराने ही रेट दिए जा रहे हैं। किसान मजबूर है, क्या करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश गन्ने का खरीद मूल्य घोषित कर चुका है। उत्तराखंड न जाने क्यों संकुचा कर रहा है। तो मैंने आज का ये मौन व्रत उन किसान भाइयों को समर्पित किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भास्कराय, ओम नमः किसान देवताय। भगवान, हमारे राज्य के किसान परेशान हैं। पहाड़ों के किसान सरकार के नीतिगत कमजोरियों से, और जो मैदान का किसान है वो अपने परिश्रम से जो उगा रहा है उसको उचित खरीद मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान गन्ना अपने चीनी मिलों में दे रहे हैं मगर उनको पुराने ही रेट पर। और अब खबर लक्सर से है, जहां सामाजिक संस्था फाउंडेशन ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लक्सर सीएचसी पर टीबी मरीजों को पोषक किट वितरित की है। अभियान से जुड़े अधिकारी ने बताया कि मरीजों को पोषक वस्तुएं जैसे कि सोयाबीन, सरसों का तेल, दाल आदि वितरित की गई है और जो उनके स्वास्थ्य को जल्द रिकवर करने में सहायक साबित होगा। सीएचसी के डॉक्टर सैयद रफी ने कहा कि टीबी मुक्त अभियान के तहत सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। सरकार ने भी टीबी के लिए खास दवाइयों और अन्य सलाह दी है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में टीबी मरीजों के लिए पोषक किट का वितरण किया है। ये कार्यक्रम श्री फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत लगभग पिछले 7 महीने से हम लोग लगातार चला रहे हैं। तो बहुत ही कटिबद्ध है और हम डिपार्टमेंट इसके लिए बहुत ही प्रयासरत है कि टीबी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। तो इसमें हम लोग
दवाइयों के साथ साथ पोषण अगर ना दें, तो जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो या प्रोटीन युक्त जितने भी पोषण है, चाहे दाल हो या मांस हो, अंडा हो, या जो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं लेते हैं तो वो दाल और दाल से और अब खबर देहरादून से है, जहां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 व उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 के आयोजन से पूर्व उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत महानिदेशक मौजूद रहे। इस दौरान उन्हीं ने संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण में बदलाव और प्रदेश में आपदाएं आना और उनसे कैसे निपटारा किया जाए, उस विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में देश और विदेशों से कई वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, 28 से 30 तारीख तक ये विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है, क्लाइमेट एक्शन का है, और इसके साथ साथ में राज्य की हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। आयोजन देहरादून में है, ग्राफिक अराब में जो उनका सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर है, इसका आयोजन है और 3 दिवसीय है। दुनिया के कई देशों के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं के हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, दुनिया भर के हैं, लगभग 50 के आसपास देशों के लोग इसमें आ रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां राजधानी देहरादून के आईटी पार्क जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क की जमीन जो करीब 98 एकड़ में फैली है और जिसका बाजार मुख्य करीब 4000 करोड़ है, उनकी ओर से इस संबंध में दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन 2 साल होने को हैं और उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अभिनव थापर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त से इस विषय पर बातचीत की तो संबंधित विभाग को 15 दिन के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए गए। में उत्तराखंड सरकार की आईटी पार्क की 98.5 एकड़ लैंड, जिसका आज बाजारी मूल्य 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसमें एक बहुत बड़े संभावित घोटाले की एक अंदेशा नज़र आ रहा है। 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं आरटीआई के माध्यम से कि हमको ये सारी फाइल, दस्तावेज, इससे संबंधित सारे कागज मिले। हमको यही बताया जा रहा है बार बार कि ये फाइल उपलब्ध नहीं है, और जब फर्स्ट अपील में ऑर्डर होता है विधिक कार्रवाई करें एफआईआर करने के लिए, फिर भी नहीं करते हैं। मैं सेकंड अपील में गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, मुख्य सूचना आयुक्त ने 5 अगस्त को कड़क ऑर्डर दिए कि अगर 15 दिन में फाइल नहीं मिली तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी निम्न धाराओं के अंतर्गत। फिर उसके बाद ये डरे, जो कई सालों से बता रहे थे फाइल अनट्रेसेबल है, इन्होंने कहा फाइल ट्रेस हो गई। और अब खबर सितारगंज से है, जहां किच्छा विधायक तिलक राज बेहर ने कहा कि वो कभी गलत बात नहीं करते। जिस स्मार्ट मीटर का उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध किया है और शव यात्राएं निकाली, उसकी सच्चाई आखिर सामने आ गई है। अब सरकार को बैकफुट पर आकर मीटर पर रोक लगानी पड़ेगी। अपने आवास पर बेहर ने कहा कि भाजपा ने स्मार्ट मीटर बंद करने से पहले नाटक किया, पदाधिकारी उपलब्धि गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ऊर्जा निगम के पूर्व एसआई शेखर पाठक से पूछना चाहता हूं कि कार्यालय में पत्रकार वार्ता करके क्या बताना चाहते थे। अब सरकार को अपनी गलती समझ में क्यों आई, क्योंकि साल 2027 का चुनाव आ रहा है। पहले तय हुआ था कि मीटर को जबरदस्ती नहीं लगाएगा, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे लोगों पर थोप दिया। अब क्यों आए हो बैकफुट पे? कल हमने एक नोटिस जो किया था कि आज जनरल हाउस बुलाया जाएगा सीआरओ अपॉइंट करने के लिए, और इसमें हमारी जो पूरे साल भर का जो शिकायतें आ रही हैं बिजली के बिलों की। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे थे लगातार। मैं भी पिछले दिनों में एससी जो नए आए हैं उनसे। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड बार काउंसिलिंग अध्यक्ष द्वारा समस्त बार एसोसिएशन को पत्र जारी कर आदेशित किया गया है कि इस बार काउंसिलिंग के चुनाव संपन्न होने तक राज्य की समस्त बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न न कराए जाने के साथ ही बार एसोसिएशन चुनाव अधिसूचना न करने के विरोध में उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में आम सभा बुलाई गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड बार काउंसिलिंग अध्यक्ष के बार एसोसिएशन चुनाव न कराए जाने का विरोध करते हुए बार एसोसिएशन चुनाव के लिए सीआरओ नियुक्ति करते हुए जल्द चुनाव कराने का फैसला लिया है।
कल हमने एक नोटिस जो किया था कि आज जनरल हाउस बुलाया जाएगा सीआरओ अपॉइंट करने के लिए, और इसमें हमारी जो पूरे साल भर का जो हमारा लेखा जोखा है, जो आय व्यय है, और जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में इस साल जितने भी काम हुए हैं और जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है उसके संबंध में आज सभा बुलाई थी, और नए अगले इलेक्शन के लिए सीआरओ नियुक्त करने के लिए ये सभा बुलाई गई थी। जो लेटर के संबंध में है उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर कि ये अधिवक्ताओं का जो एसोसिएशन है, यहाँ पे हम लोग बार काउंसिल की हर बात मानने के लिए बाध्य उसी हद तक हैं जिस हद तक हमारे सारे बार एसोसिएशन के जो बायलॉज हैं उस जो सदन का निर्णय है पूरे, वो हम पे बाध्यकारी है, और पूरे सदन का निर्णय यही था कि इलेक्शन तुरंत कराया जाए। और अब आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जहां यातायात नियमों के पालन को लेकर देहरादून परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया है। इस बात पर देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को चलाया गया, जिसमें ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के वाहन चलाना और स्कूल के नाबालिग बच्चों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई और हमने 600 से ज्यादा चालान भी किए। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जिला स्तरीय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में लेट लतीफी को लेकर सांसद अधिकारियों से नाराज दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों में लापरवाही, सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब के निर्माण में अनियमितता सहित कई मामलों को लेकर सांसद अजय भट्ट ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता की सुविधाओं के लिए काम करें। अभी आज मंडी परिषद ने उनके जीएम समेत कई लोग अधिकारी आए थे, तो उन्होंने और यहाँ के जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जिद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है और कहीं पर अभी सुव्यवस्थित जो तार हैं उनको और करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी एक्टिव दिख रही है। कांग्रेस ने अभी 2 हफ्ते पहले ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही उत्तराखंड में 12 जिला अध्यक्षों और 15 शहर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की थी। अब पार्टी प्रतिभावान, मुखर और विशेषज्ञ प्रवक्ता और पैनलिस्ट की खोज में है। इसके लिए बाकायदा टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 25 नवंबर से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान के प्रदेश प्रभारी आलोक शर्मा ने बताया कि उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों की समझ, समसामयिक विषयों पर पकड़ के साथ साथ अभिव्यक्ति क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। कांग्रेस की विचारधारा के प्रति सोच, तत्काल रिएक्शन देने में सक्षम, राजनीतिक सजगता और इतिहास की जानकारी चयन के मापदंड होंगे। उम्मीदवार को भाषा पर भी अच्छा नियंत्रण होने के साथ ही बेहतर संवाद कौशल का ज्ञान होना भी जरूरी है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है। और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। कांग्रेस का एक कार्यक्रम भले ही जनता के बीच में अपनी आवाज़ को पहुंचाना, अपने विषयों को पहुंचाने को लेकर हो, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या इस देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पहचान नहीं पा रही है? क्या उसे अपने कार्यकर्ताओं के बीच के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, बेहतर तरीके से बात रख सकते हैं,
क्या उनकी पहचान नहीं है? तो जो प्रदेश में लगभग पिछले 9 वर्ष से पार्टी का क्या चेहरा बने हुए हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम की तिथियां 25 दिसंबर से आवेदन भरने की तिथि शुरू। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। 3 से 7 दिसंबर तक आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग होगी। 9 से 17 दिसंबर तक क्षेत्रीय स्तर पर साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। 19 से 20 दिसंबर को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होंगे। जहां एक ओर कांग्रेस टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति अंदर से कमजोर है। टैलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस का नए सिरे से संगठन को खड़ा करना ये दर्शाता है कि संगठन कभी था ही नहीं। धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं है और कुछ गिने चुने चेहरे ही हैं जो मुख्य रूप से राजनीति में दिखाई देते हैं। प्रदेश में चुनाव नजदीक है। अब जब कांग्रेस संगठन सृजन का कार्य करने जा रही है, तब कहीं ऐसा न हो कि संगठन सृजन करते समय चुनाव ही न निपट जाए। वहीं अन्य विपक्षी दलों की माने तो आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस को टैलेंट हंट के साथ साथ सत्ता पक्ष की नाकामियों को भी जनता के सम्मुख लाने का कार्य करना चाहिए। देखिए, सही बात तो यह है कि कांग्रेस एक सुपरफिशियल ढंग से काम कर रही है। कुछ चेहरे हैं जो पहले से सक्रिय हैं, पुराने हैं, तो वो ऊपर ऊपर राजनीति में कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की, मैं उस शब्द से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं, तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो संगठन सृजन तब कर रहे हैं जब चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा की झोली में जा चुका होगा। बहुत अच्छा है, 2027 का चुनाव आ गया है और 2027 के चुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से अपना टैलेंट हंट की तरफ से ये चुनाव की तैयारी कर रही है, मैं नहीं समझता कि वो उनके लिए काफी होगा, बल्कि उनको सबसे ज्यादा जो वर्तमान सत्ताधारी सरकार के जो नाकामियां हैं उनको धरातल पे लाना चाहिए, उनको जनता के बीच में लाना चाहिए। अब तक प्रदेश में हो रहे राजनीतिक बदलाव को देखा जाए तो सभी पार्टियां 2027 विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस लंबे समय से एक मजबूत मीडिया रणनीति की कमी महसूस कर रही थी। भाजपा के आक्रामक प्रचार के मुकाबले कांग्रेस की आवाज कई बार कमजोर पड़ जाती थी। उत्तराखंड जैसे छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में प्रवक्ताओं की भूमिका और भी अहम है। आने वाले सालों में कांग्रेस के सामने बड़ा चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य होगा, जिसके लिए पार्टी पहले से तैयारी कर रही है। पार्टी के भीतर ये कार्यक्रम नए नेताओं के उदय को भी प्रोत्साहित करेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का